बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, एक बात बताता चलूँ कि जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो क्लाइंट्स भी है उसके डिमांड पे मैं वीडियोस बनाता हूँ और उसके जो जितने भी वो व्यूज़ वगैरह है उसको देख के मैं उसके हिसाब से करता हूँ, बनाता हूँ। क्योंकि इंडिविजुअल या एक या दो के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा भी अपना शेड्यूल है, वो भी डिस्टर्ब होता है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि उसको समझा भी दूँ। अगर वो मुझे व्हाट्सएप कर दे या मैसेज कर दे तो मैं उसको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। खैर, ये आज हम बात करेंगे विद होल्डिंग स्टेटमेंट की। ये बेसिकली आपको तो पता है कि हम या तो क्वार्टरली या ईयरली इसको जमा करते हैं। ये इसमें तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल जो है इसमें चेंजेस होते रहते हैं। यानी पहले ये क्वार्टरली भी थे, फिर बाई एनुअली हो गए, अब एनुअल भी आ गए, क्वार्टरली भी है। तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसको फुल जो है ना, पहले इसका जो है थ्योरी पढ़ेंगे कि ये है क्या भला और ये कैसे होता है, क्या होता है। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। ये मैंने जो है इसका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 30 जून 2021 अपडेटेड वर्जन जो है इसका मैंने ओपन किया है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि आपने जब भी कोई रूल्स या कोई सेक्शन देखना है तो आप उस हिसाब से देखा करें। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होती है कि हम जो है जो रेट्स हम देख रहे हैं वो जो आजकल जो उस पे वो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखें, अगर आप 2020 का टैक्स रिटर्न कर रहे हैं तो आप उसी के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को खोलें जो अमेंडेड अप टू जून 2020 तक है। इसी तरह अगर 19 का है तो 19 का देख लिया करें, अगर 21 का है तो 21 का देख लिया करें। तो आज हम उसी को जो आजकल लेटेस्ट है उसी की सेक्शंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका सेक्शन है 165 और ये है विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट्स भी इसे कहते हैं। ये बेसिकली होते तो स्टेटमेंट ये इसमें डिफरेंट वो होते हैं, लेकिन हम विद होल्डिंग स्टेटमेंट का पढ़ेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि 165 स्टेटमेंट्स। 1. Every person collecting tax under Division 3 of this part or Chapter 12 or the 10th schedule or deducting uh, tax from a payment under Division 3 of this part। यानी ये कहते हैं कि जो हर वो बंदा जो टैक्स कलेक्ट करता है डिवीजन टू में और पार्ट ये है फलाना ये 10 शेड्यूल में और डिडक्टिंग टैक्स या उससे जो टैक्स डिडक्ट होता है फ्रॉम पेमेंट, यानी जो वो पेमेंट करती है, या इसमें वो कहता है कि या तो अगर वो कलेक्टिंग करता है तो वो डिडक्ट करता है इनका विद होल्डिंग, या जो है वो जब पेमेंट करता है तो उससे डिडक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि shall furnish to the commissioner a quarterly statement in the prescribed form setting out। यानी वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा या वो फर्निश करेगा कमिश्नर को। यानी ये फाइल ही हो गया ना, मतलब इसको हम ऑनलाइन ही करेंगे। ये पहले होता था, जितनी भी रिटर्न्स वगैरह होते थे या स्टेटमेंट होते वो मैनुअल होते थे। तो हम क्या करते थे, मैनुअल उसका वो फॉर्मेट डाउनलोड करके उसमें सारी चीज़ें लिख लेते हैं और उसको बाई हैंड जो है या टीसीएस या किसी के थ्रू वो भिजवा देते हैं बाय डाक। तो वहाँ पे जो है जो एफबीआर या रीजनल टैक्स का ऑफिस है वहाँ पे, तो वो जमा होते थे। आजकल भी उसमें आ रहे हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी आप रिटर्न निकालते हैं तो उसमें मैनुअल या ऑनलाइन होता है। तो वो पहले मैनुअल होते हैं, तो ये कि अब तो ऑनलाइन हो गया, तो ये हम क्या करते हैं, ऑनलाइन इसको फाइल करते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग यानी उसका फॉर्मेट क्या होगा, द नेम, उसका नेम होगा, कंप्यूटराइज CNIC होगा, एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन फ्रॉम होम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, या उस बंदे का एड्रेस होगा जिससे या तो हम टैक्स डिडक्ट हुआ है या उसने टैक्स डिडक्ट किए हुए, मतलब विदहेल्ड किए हुए हैं इन 10 शेड्यूल के मुताबिक। फिर इसके बाद क्या कहते हैं बी में, इसमें क्या क्या मतलब होंगे, किस किस से होगा और किस किस से नहीं होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ द पेमेंट मेड टू द पर्सन फ्रॉम विच हैज बीन डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3, यानी जिसने पेमेंट की है और उसे टैक्स डिडक्ट हुआ है या विदहेल्ड हुआ है वो, या जिसने अमाउंट कलेक्ट की है, जिसने अमाउंट ली है और उसने उसे डिडक्शन की है। ठीक है, सच अदर पर्टिकुलर्स
एज मे बी प्रिस्क्राइब, इस तरह की वो उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए, प्रोवाइडेड दैट every person as provided in subsection 1 shall be required to file withholding statement even where no withholding tax is collected or deducted during the period। अच्छा, ये कहता है कि हर किसी ने वो करना है, चाहे वो किसी से डिडक्शन करता है या नहीं करता, लेकिन जब वो बिजनेस कर रहा है और उसके कुछ अपने रूल्स हैं, अगर वो उसको वो कर रहा है, मतलब उसमें जो है उसकी डिडक्शन उसके मुताबिक हो रही है या उसमें इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेगा, वो विद होल्डिंग टैक्स लाजमी करेगा। या वो कहता है कि या तो अगर वो टैक्स इज कलेक्टेड डिडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, या उससे टैक्स डिडक्ट हुए या उसने कलेक्ट किए हुए, तो वो क्या करेगा, लाजमी फाइल करेगा विद होल्डिंग टैक्स जो स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे। अब एक व्यूअर ने मुझे एक व्हाट्सएप किया था, उसमें उससे बाकायदा तौर पे जो है ना चालान हुआ था, मेरे ख्याल में 10,000 था कि 5,000, इस तरह का चालान चालान हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि वो वो नहीं कर रहा था, विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, मैं तो नल रिटर्न जमा कराता हूँ सेल टैक्स का। मैंने कहा भाई ये सेल टैक्स से रिलेटेड है ही नहीं, आप इनकम टैक्स का वो कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे आपका जो इनकम टैक्स है उस पर कोई विथहेल्ड जो है वो या तो डिडक्ट कर रहे हैं या आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट आपने रिटर्न जमा नहीं किया। तो ये वही है, तो आपको जरूरी नहीं कि मतलब आप इसको ना जमा करें तो आपको नोटिस नहीं आएगा, आपको नोटिस भी आ सकता है। ये तो एफबीआर वाले जब मर्जी वो इन्वेस्टिगेट करे तो आपको वो नोटिस कर सकते हैं। ऐसे इसमें क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू वेयर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 हैज बीन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 65A। इन्हें 65A के मुताबिक अगर उसने इंफॉर्मेशन फर्निश की है तो वो क्या होगा, उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो 65A हम देखते हैं, 65A में ये इसी की बात हो रही है। This section shall not be applied where information required under subsection 1 has been furnished। यानी ये उस पे नहीं होगा जब वो इसकी इंफॉर्मेशन, यानी जो 1 की इंफॉर्मेशन है अगर वो देगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद वो क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट्स क्लैरिफाइड दैट दिस सबसेक्शन ओवरराइड्स ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन कंटेन्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ। ये जो है, अगर आप अपने शक को दूर करना चाहते हैं, तो ये जो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दिए हुए बैंकिंग कंपनीज का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो रेगुलेशन मेड अंडर द स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेट बैंक ने इसके अगेंस्ट है रेगुलेशंस वो की है, इफ एनी ऑन द सब्जेक्ट इन दिस सो फार एज विल ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन इज कंसर्न। जो 165 से कंसर्न उन्होंने वो की है, कंप्लायंस की है। अच्छा, एवरी पर्सन इन्वॉल्व आर एंगेज इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड शेल फर्निश टू द कमिश्नर क्वार्टरली स्टेटमेंट। अब वो इसी की बात कर रहा है कि ये आपको शक को दूर करने के लिए, यानी इस पे भी ये लागू है। तो वो क्या कहते हैं कि हर वो बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है या बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए, वो लाजमी जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में इसको फर्निश करेगा कमिश्नर को। ठीक है, तो उसमें अब उसके अगेंस्ट, अच्छा ये प्रिस्क्राइब पर्सन कलेक्टिंग टैक्स अंडर डिवीजन 2 ऑफ दिस पार्ट ऑफ द, यानी ये वही बात हो रही है कि जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है या कलेक्ट हो रहा है, तो वो वही प्रिस्क्राइब पर्सन जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और वो क्या करेगा, ये 4 जो है स्टेटमेंट्स वो करेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या है, या 31 मार्च को वो करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 20 डेज उसको और ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा 20 अप्रैल को। सेकंड क्वार्टर का वो क्या करेगा कि वो 30 जून को वो करेगा, या फिर 20 ऑफ जुलाई, और इसके बाद 30 ऑफ सितंबर, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो 20 डेज का और वो कर सकता है, ले सकता है ऑफ अक्टूबर। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टर एंडिंग, यानी जो एंडिंग होता है 31 दिसंबर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 डे ऑफ जनवरी। ठीक है, तो यही उन्होंने उसके वो दिए हुए कि ये फॉर्मेट्स हैं, मतलब उसके जो है क्वार्टरली है।
इसके बाद वो कहते हैं एनी पर्सन हु हैविंग फर्निश्ड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 डिस्कवर्ड एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट्स में फाइल रिवीजन, यानी अगर इसमें भी कोई एरर आ गई या उससे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो क्या कर सकता है, इसको रिवाइज कर सकता है। Notwithstanding anything contained in this section of the Commissioner as he deemed led may by notice in writing required any person collecting a reduction tax under section to furnish a statement or any period specified in the notice within such period of time may be specified in the notice। यानी वो क्या कहता है, अगर इसमें कोई मसला है तो वो उसको नोटिस भी कर सकता है और उसको वो टाइम भी दे सकता है कि इतने टाइम में जो है आप जो है अपना वो रिटर्न को ठीक करें और उसको दोबारा रिवाइज करें। Board may prescribe a statement requiring any persons to furnish information inspected in a transaction in the prescribed form and verified in the prescribed manner। बोर्ड जो है में प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते, रिक्वायरिंग एनी रीजन एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन, यानी उस किसी भी आप में से वो कह सकता है, बिजनेसमैन से वो कह सकता है कि आप जो है इस प्रिस्क्राइब में स्टेटमेंट दे दें इंस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, जो उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन की है फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और उसको वेरीफाई करें। ठीक है, तो ये तकरीबन उसी की बात हो रही है बार बार कि वो जो है जो उसी के मुताबिक विथहोल्डिंग स्टेटमेंट, या अगर आपने कोई टैक्स डिडक्ट किया है या विथहेल्ड किए हुए तो आप उसका जो है क्वार्टरली इसको फाइल करें। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बोर्ड चाहे तो आपको इस प्रिस्क्राइब मैनर में आपसे वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, इसमें यही दो तीन बातें हो रही है। और इसके अलावा जो अभी है उन्होंने वो क्या किया कि ये बाई एनुअली भी किए और ईयरली भी किए। ठीक है, अब ये जो है इसमें वो कहता है सेक्शन 4 में वो कहता है कि अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो रिटर्न में दे दे उसको, तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है। A person requires to furnish a statement subsection 1 may apply in the writing to the commissioner for an extension of time to furnish the statement after the due date and commissioner certify the reasonable cause exists of non furnishing of statement। वो कहता है कि वो रिटर्न में कमिश्नर को वो कर सकते हैं फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी अगर वो उससे इंफॉर्मेशन मांगी गई है विथहोल्डिंग स्टेटमेंट के तो वो क्या कर सकता है, रिटर्न में दे सकता है एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं और इसका जो है प्रैक्टिकल करते हैं, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट को हम फाइल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये IRS सिस्टम है, हम प्रैक्टिकली करेंगे विथहोल्डिंग टैक्स का स्टेटमेंट जमा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ये देखिए ये 165 फोन है, बाई एनुअल है, ये रिवाइज है उसका। ये अगर आप सैलरी पर्सन का वो करना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास जो आपके उसमें बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं जो आप उसको सैलरी दे रहे हैं, या तो आपने उसे डिडक्ट की है या फिर विद होल्ड की है। इसके बाद ये क्वार्टरली है, ये देखिए ये ओरिजिनल है, ये रिवाइज्ड है, और ये जो है उन्होंने एक और नए वो ऐड किए हुए एनुअल का। ठीक है, ये मेरे ख्याल में पहले भी होता था लेकिन कुछ 1-2 साल तक मेरे ख्याल में ये फिर यहाँ से उन्होंने हटा दिया, अब दोबारा उन्होंने एनुअल का कर दिया। तो हम करेंगे क्वार्टरली का। क्वार्टरली का यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वार्टरली आपने करना है। यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए हमारे पास दो वो आ रहे हैं, हमने क्या करना है, इस अपने में उसका करना है, बिजनेस का करना है। तो बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं 2021 का करते हैं। ये इसमें मंथली आ रहे हैं। ठीक है, कि कौन से मंथ का करना है, यानी अगर हम करना चाहें तो फॉर एग्जांपल हम दिसंबर का करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो गुजर गई है। तो देखते हैं, ठीक है, चलो साल आप कोई भी सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इससे पहले आपने करना क्या है, आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको जो है वापस चले जाएं। ठीक है, मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ जिससे आपको इजी होगा कि आप कहाँ से लेंगे इन्फॉर्मेशन। ये देखिए इन्फॉर्मेशन सेंटर में चले जाएं, यहाँ से उस बिज़नेस का डेटा उठा लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वो है, एक इंडिविजुअल है और एक बिज़नेस है, तो हम ये बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं। बिज़नेस में हम इसको क्या करते हैं कि कौन से साल का करेंगे, हम दिसंबर 2021 का करते हैं।
ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। ठीक है, ये सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद क्या करना, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, ये आपने क्या करना है कि क्लेम करना है जो ऑलरेडी क्लेम हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। चलो खैर इसको छोड़ें। इसमें तो हमने मंथ भी सेलेक्ट किए, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक्सेल शीट में आ जाएगा। एक्सेल शीट को खोलें और इसको अपने पास रखें। इसका मैं अभी मैनुअल बता देता हूँ, फिर जो है इसका जो एक्सेल शीट फॉर्मेट है वो कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे वो मैं बाद में बताऊँगा। तब वापस चले जाएं वहाँ पे जहाँ पे आपने विद होल्डिंग ओपन किया हुआ है, इसको एडिट करें। एडिट के बाद अब आप यहाँ पे आ जाए। अगर देखिए अगर आपने सैलरी किसी से विद हेल्ड की हुई है तो यहाँ पे वो करें, इसको एंटर करें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक सैलरी है, तो हम एक सैलरी क्या करेंगे, उसकी अमाउंट भी चेक करेंगे। अच्छा ये एक बात याद रखिए, अगर आपके पास टैक्सेबल अमाउंट नहीं है तो आप वो अपने जो जो आपका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है या उससे ले लें, या अगर आपका जो क्लाइंट है उससे ले लें कि आपने जो उसको सैलरीज दी है वो कितनी दी है, उसके अगेंस्ट जो टैक्स बना है। ठीक है, लेकिन हम इसको एज्यूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल इसको हमने क्या किया हुआ है, इसी परसेंटेज के हिसाब से, ये 10% है, ये 3% है, ये 8% है, और इसको हम एज एज्यूम करते हैं ये दोनों हम छोड़ेंगे, ये चूँकि है नहीं हमारा, ये बिजनेस के साथ है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड करें तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको इसके साथ इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 10 है, तो ये 10% होगा, तो ये इसका 44,000 आ रहा है। इसका करेंगे तो ये 3,000 है, इसको हम कैसे करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ डिवाइड बाई 3, तो इसका 3% आ जाएगा, और इसका क्या आएगा 8%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका अगर हम 8% लेंगे तो इसकी वैल्यू पेड जो है, हमारा जो टैक्स पेड है वो इतना आएगा, और इसका 3% ये आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह करते हैं ताकि हमें कॉपी पेस्ट में आसानी हो। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हम 5% लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये इसका 5% है, ये हमारे पास इतना आ गया, इसकी सैलरी कितनी है, ये डेट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे और 149 का जो है ये देखेंगे ये कौन सा है, ये कारपोरेट सेक्टर का है, तो कारपोरेट सेक्टर में इसको ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे कि इन्होंने विदहेल्ड की हुई है। ये असल में बेसिकली स्टेटमेंट है जिसमें आपका वो बताता है कि जो आपने विदहेल्ड किया है या आपने कलेक्ट किया है, आपसे विदहेल्ड हुआ या आपने कलेक्ट किया है। ठीक है, ये देखें उसका वो डेटा आ गया, और इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे। ट्रांजैक्शन डेट जो है हमारे पास कौन सा है, ये आ रहा है हमारे पास 31 दिसंबर का, तो हम 31 दिसंबर करते हैं, बल्कि सब में यही है। अब टोटल टैक्सेबल अमाउंट डालते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा कितना है, अब वो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक भी वो बताएगा, वो आगे आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करता है। इसमें अब जो पेड टैक्स हमने टैक्स दिया है वो इसको हम पेस्ट करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको वैलिडेट करें तो वो खुद ही वैलिडेट करेगी कि इस पर कितना आ रहा है। ये असल में यहाँ पे चला गया है। ठीक है, तो ये टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, 24,000। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर 0% होने ये वैलिडेट हो चुका है। अब हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं, दोबारा जाके इसी तरह ये जो बाकी एंट्रीज है ये पुट अप करते हैं इसमें, फिर हम देखते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने जो पेमेंट फॉर सर्विसेज की है ये आया NTR में है, MTR में है, या FTR में।
कौन से टैक्स रिजीम में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, ये जो है 153(1)(b), 153(1)(b, ये मेरे ख्याल में हमारे पास FTR में आ रहे हैं, मिनिमम या फिक्स में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं 153(1)(b में, 153(1)(b ये आ गया हमारे पास। इसमें कौन सा है, ये है 10% का, तो ये 10% चेक करते हैं इसमें। ये 3% है, 3%, ये आ रहा है, ये देखिए नॉन फाइलर के लिए 20% है, ये फाइलर है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, सबसे इजी तरीका है। इसका जो डेट है वो 31 दिसंबर है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो यहाँ से ये कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे इसका जो है टैक्स अमाउंट इसको कॉपी करें, उसको पेस्ट करें, ये डाल लें, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा चले जाएं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर दोबारा इसमें आएगा। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ये जो 8% हम 3% हमसे कटा है वो कहाँ पे, 3% का हम देखते हैं वो यहाँ पे होगा हमारे पास 153(b), 3%, ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से उठाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इसमें डेट डालेंगे, तो डेट ये वाला आ जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, वो है 80,000, तो 80,000 आ गया। इस पे कितना टैक्स है, हमने 24,000 दिए हुए। ये ATL में मतलब फाइलर है, 2400 है, सॉरी, ये हो गया। फिर इसके बाद हम आएंगे 8% में, ठीक है। 8% देखेंगे हम, 8% की तरह बल्कि वो तो हमने मेरे ख्याल में डाल दिए, वो ये मेरे ख्याल में किसी और उसमें फॉल कर रहा है। 8%, 153(b) @8%, 153(1)(b) 8%, ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर रहे हैं या फिक्स में, तो उसी तरह तकरीबन ये तरीका जो है, इसका मेथड एक ही है। यहाँ पे पेस्ट कर रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें तो आपके पास उसका वो बिजनेस डिटेल आ जाएंगी। बिजनेस डिटेल के बाद हम डेट डालेंगे, इसमें डेट आ गई। इसके बाद हम इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो इसमें इंटर करेंगे, ये आ गया है। इसके बाद फिर वही जो हमने टैक्स दिए हुए हैं ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के बाद हम देखेंगे कि ये आ गया हमारे पास कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल इसने वैलिडेट भी किया और आ भी गया। कंप्यूटेशन में जाते हैं, उसमें वो क्या कहता है, हमने जो टोटल विथहोल्डिंग वो 54,840 रुपीज़ हमने पे किए हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल टैक्स जो आ रहा है, और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, ये है, और साथ में सैलरी का भी है, ठीक। फिर इसके बाद हम विथहोल्डिंग में आते हैं, विथहोल्डिंग में देखते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। ये हमने सैलरी का भी दिया हुआ है, और ये पेमेंट्स कोई उसके अगेंस्ट हमने वो किए, ये टोटल हमारे पास जो विथहोल्डिंग जो हमने डाल दी वो आ रहा है। पेमेंट्स में चेक करते हैं, अगर आपने वो इसका CPR मतलब वो क्लेम हुआ है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लेम नहीं है कोई भी। अगर यहाँ पे क्लेम होता तो हमारे पास सर्च में भी आता। हम कैसे सर्च करते इसको, हम इसका पेमेंट ID यहाँ पे कोई सा भी वो करते तो यहाँ पे आ जाता हमारे पास। चूँकि हमारे पास वो क्लेम ही नहीं है तो वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही सर्च में आ रहे हैं जो हमारे क्लेम हो चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने क्लेम किए, ठीक है, या हमने क्लेम किया या उन्होंने क्लेम किए, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चूँकि इसमें तो उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं किया तो वो नहीं आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन को छोड़ें, विथहोल्डिंग समरी में आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें,
ये देखिए वो कह रहा है कि आपने किस सोर्स से वो डालें, मैनुअल डालें हमने, एक्सेल शीट से नहीं डाले। फिर इसके बाद हमने टोटल रिकॉर्ड्स डाले, जो टैक्सेबल अमाउंट थी वो 7,24,500 है, इस पे जो टैक्स आ रहा है वो 54,840, और जो हमने डिडक्ट की वो भी ठीक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो फिगर्स डाले वो बिल्कुल ठीक डाले, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि इसमें हम कोई एक एंट्री जो है उसको एडिट करते हैं, उसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, तो वो हमें वैलिडेट करके बताएगा। सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ₹5 एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। तो हम वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट के बाद विथहोल्डिंग समरी में आते हैं। अब वो कहेंगे कि ₹5 आपने ज़्यादा वो टैक्स दी हुई है, यानी हमने ज़्यादा ₹5 जो ये इन्होंने की है ना, हिमालयन ने, तो उन्होंने क्या किया है, इस पे टैक्स इतना बन रहा था, किधर है, यानी ज़्यादा तो उन्होंने दिए तो वो कोई इशू नहीं है। अगर वो कम होता फिर ये होता कि वो कह देता कि आपने कम दी हुई है। हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, वो क्या कहता है, असल में वैलिडेट वो क्या करता है, उसको खुद ही वैलिडेट कर देता है कि ये ठीक है। सपोज अगर हम इसको एडिट करेंगे और इसमें कोई ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर एरर देगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे वो एंट्री की है, वैलिडेट भी किया और कैलकुलेट भी किया, तो वो अब इसको वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी ये वही आ रहा है हमारे पास। हालांकि हमने चेंज भी किया लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, इसने उस हिसाब से वैलिडेट किए हुए, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका जो है कंप्लीट हो गया। आगे आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद नोटिफिकेशन पे सेव करें और इसको सबमिट करें, ठीक है। इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह आपने क्या करना है, ये तो हमने उस मंथ का किया ना। अगर आप पूरे साल का करना चाहते हैं तो पूरे साल का भी उसका तरीक़ेकार इसी तरह ही है। आपने ये वाला सेलेक्ट करें एनुअल स्टेटमेंट, लेकिन आपने इसमें करना क्या, पूरे साल का वो डेटा सेलेक्ट करना है कि पूरे साल में आपसे विद होल्डिंग कितना कटा है। ये तो हमने दिसंबर के किए ना मंथ का, तो आप उस पर फिल्टर लगा लेंगे और फिल्टर में देख लेंगे कि आपने पूरे साल का कितना किए। ये तो हमने उस मंथ का किए। उससे पहले आपने क्या करना है, तरीक़ेकार बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ही है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन सेंटर में जाना है और यहाँ पे जो आपने पेमेंट्स डिटेल देखनी है तो आपने पूरे साल की देखनी है, ठीक है। पहले यहाँ पे आप अगर कोई कंपनी आपके साथ है, मतलब इसके अगेंस्ट अगर नहीं है तो वो सिंगल वो वही इंडिविजुअली आप बिजनेस आएगा आपके पास, और पूरे साल का आपने क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो है ना 2-3 सालों का आ रहा है, आपने यहाँ पे फिर भी साल सेलेक्ट करना है। मतलब ये कि जनवरी 2021 से लेके हम सेलेक्ट करते हैं दिसंबर 2021, ठीक है। इसको हम सर्च करेंगे। हाँ, इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई क्लेम है या नहीं क्लेम। अगर आप क्लेम वाले करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस मंथ में इसको भी डाल लेते हैं, एज एज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, 8% के अगेंस्ट है। तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, आप इसका एक्सेल शीट निकाल दें। एक्सेल शीट के बाद आप चले जाएं वहाँ पे और यहाँ पे चले जाएं, जो 8% में हमने 153(1)(b) है, उसके अगेंस्ट वो 8% है, तो उसमें हमने कोई पेमेंट की है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा भी डाल लेते हैं, यानी हमने इस में 2 ट्रांजैक्शन किए, हम कोई सा भी डाल लेते हैं कि मई में किए, या बल्कि चूंकि मंथ इसी का पिछले मंथ का ये हो रहा है, हमने मंथली सेलेक्ट किया। अगर ईयरली करते तो हमारे पास पूरा साल आता, लेकिन हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सेल शीट में जाते हैं, एक्सेल शीट में देखते हैं उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। तो इसका 8% हम देखेंगे, हम सिर्फ एक ही करते हैं, ये उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे इसकी, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। तो ये इसका 8% हमारे पास 20,000 टैक्स आ रहा है। हम यहाँ पे इंटर करते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे 20,000
ठीक है, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। वैलिडेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैलिडेट नहीं कर रहा, इसको चेक कर रहा हूँ विद होल्डिंग समरी में कि वो ठीक आ रहा है कि नहीं। अब हमने 5 एंट्रियाँ की हैं, कहाँ पे 8% में हमने 2 किए, तो वो उन्होंने इसको प्लस कर दिए। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं पेमेंट में, देखते हैं पेमेंट में, देखते हैं जो इसके अगेंस्ट जो क्लेम हुई है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वो क्या कि क्लेम सेलेक्ट किए। आपको शायद याद हो, जब हम पेमेंट सेंटर में जाते थे, इंफॉर्मेशन सेंटर में पेमेंट में देखते तो पहले क्लेम या नो, क्लेम यस या नो करते थे। तो अब हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट वाकई ये क्लेम हो चुके हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं और देखते हैं कि वाकई वो क्लेम है कि नहीं। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है ना। प्रॉब्लम यही है कि हमने क्या किया, ये मई में और हम दिसंबर का कर रहे हैं। ठीक है, हम दिसंबर का उन्होंने वो सेलेक्ट किया क्योंकि ये मंथली है, ये क्वार्टरली है, सॉरी। और क्वार्टरली में हमने दिसंबर मंथ को सेलेक्ट किया, तो ये इस वजह से नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास इनवैलिड है, हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि हमने वो गलत दिसंबर में तो कोई क्लेम ही नहीं हुआ है। उन्होंने कोई इस तरह की जो डिडक्शन है उन्होंने क्लेम ही नहीं की है। ठीक है, तो अगर तरीक़ेकार वही, अगर आपका उसी मंथ का है और आप वो क्लेम हो चुका है या पूरे साल का आप कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको बाई एनुअल में करते हैं। इस एंट्री को हम सॉरी एनुअल में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे उसी तरीक़ेकार में हम सेलेक्ट करते हैं। ये करते हैं कि 2021 का करते हैं, यानी सेलेक्ट किए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वहीं पे जाते हैं 153 1B में जाते हैं, 8% का करते हैं 153 1B 8%। यहाँ से अब देखें, यहाँ पे हमारे पास मंथ सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गए उसका एक मंथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उसी मंथ को कर रहे थे। ये क्वार्टरली तो है, लेकिन क्वार्टरली में वो मंथ सेलेक्ट करते हैं। क्वार्टर मतलब 4 महीनों का होता है, तो उसमें हम एक ही मंथ वो सेलेक्ट करते हैं। अब ये क्या है कि हम उसमें मई का जो 2021 का मई है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं। वो शायद 28 मई था। चलो खैर, है तो वही मंथ ना, 28 मई है। तो हम इसी को 28 मई को सेलेक्ट करते हैं और ये फिर अमाउंट डालते हैं। अमाउंट कितनी है, ये इसमें आपका ये भी कवर हो जाएगा कि आपका जो बाई एनुअल है उसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। ओके कर दें, आगे हमारे पास कैलकुलेट कर दें। ये देखें, ये हमारे पास आ गई। फिर हम जाते हैं विद होल्डिंग में, ये आ रहा है हमारे पास। पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट में चेक करते हैं। अब पेमेंट में हमारे पास सारे आ जाएंगे, ये देखें। इसको सर्च करते हैं किधर है, इसको सेलेक्ट करते हैं कि ये इसमें ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है। CPR नंबर भी है और रिकॉर्ड फॉर्म कौन से साल का कर रहे हैं, 2021 का ही है, 8 जनवरी का। ये मेरे ख्याल में पेमेंट का कोई इशू आ रहा है उसमें, लेकिन ये अक्सर आ जाता है उसमें। हम इसको सेव करते हैं, उसमें जाते हैं, ये जो मंथली का है उसमें हम पेमेंट में चेक करते हैं कि हमारे पास उसमें भी आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये 21 में, यहाँ पे ये देखें,
ये आ रहा है हमारे पास, लेकिन जो बाकी हैं 17 दिसंबर, 11 जनवरी, 28 जनवरी, 28 मई में हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है, वो सैलरी का आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में, ये भी नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या मसला है। उन्होंने टैक्स मंथ, अच्छा टैक्स मंथ उन्होंने इसमें किए, फरवरी में किए, फरवरी में। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा, आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है और सबमिट करना है, ठीक है। बस यहाँ तक कि बाकी इसमें कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगली कोई इस पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे इस पे कोई और वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, जो अपडेट्स होंगे आप लोगों को बताऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।